वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश जो छात्र छात्राएं लिए हैं बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं और आप पेपर देने जा रहे हैं। कल आपका पेपर है ENG 104 वाले कोड का, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पहला पेपर होता है इंग्लिश पोएट्री का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। इंग्लिश बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ओके, इंग्लिश पोएट्री 1 ये पेपर आपका कल लगा हुआ है और इंग्लिश पोएट्री पेपर 2 ये एक प्रकार से परसों लगा हुआ होगा। तो दोनों के बारे में मैं प्रयास करूंगा। हालांकि आज का जो वीडियो है इंग्लिश पोएट्री 1 का है, कल जो वीडियो आएगा इंग्लिश पोएट्री 2 का होगा। ठीक है, तो ENG 104 का एक प्रकार से कोड वाला पेपर है, आप लोग इसको देखें। ठीक है, चलें जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको मैंने रखा है। क्लियर? तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंग्लिश पोएट्री पेपर 1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थॉमस वाट लिव्ड इन, मतलब थॉमस वाट जो हैं ये इनका संबंध जो है किस सेंचुरी से था। तो थॉमस वाट का संबंध जो है ये किस सेंचुरी था 16th सेंचुरी से इनका संबंध था। किस सेंचुरी से? 16वीं शताब्दी से इनका संबंध था। ये बात आप ध्यान दें, किसका? थॉमस वाट। थॉमस वाट एक प्रकार से बड़े फेमस व्यक्ति हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, थॉमस वाट की अगर बात करें तो बड़े फेमस व्यक्ति माने जाते हैं। देखें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट टू इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य में सोनेट से परिचय किसने करवाया सबसे पहले? शेक्सपियर ने, या जॉन मिल्टन ने, या थॉमस वाट ने, या थॉमस स्टेड ने? बताएं, स्टेड। करेक्ट आंसर क्या होगा? हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट टू इंग्लिश लिटरेचर, बताएं। तो सोनेट को अंग्रेजी साहित्य से किसने परिचित करवाया भाई? तो किसने करवाया था? थॉमस वाट ने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, द इटालियन सोनेट फॉल्स इन, मतलब इटालियन सोनेट जो है निम्न में आता है, किस में आता है? इटालियन सोनेट जो है किस में आता है, बताएं। द इटालियन सोनेट फॉल्स इन, मतलब इसके कितने पार्ट हैं या ये कितने भागों में मिलता है? तो ये 2 पार्ट्स इसके होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एन इंग्लिश सोनेट हैज़, एन इंग्लिश सोनेट हैज़, एक अंग्रेजी सोनेट में क्या होता है? एक अंग्रेजी सोनेट में क्या होता है? एक अंग्रेजी सोनेट में जो होता है वो क्या होता है भैया? एक अंग्रेजी सोनेट में 3 जो है क्वाट्रेंट्स एंड अ फाइनल कपलेट, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक अंग्रेजी सोनेट में 3 चौपाई और एक अंतिम दोहा होता है। ठीक है, कैपलेट माने दोहा और क्वाट्रेंट्स माने चौपाई टाइप का, जिसे हिंदी में चौपाई होता है वो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, द ओटावा राइमिंग ए बी बी ए एंड सेस टेस्ट थीमिंग सी डी ई और सी डी सी इज जनरली फाउंड इन, मतलब कि आपसे कह रहा है कि ओटावा राइमिंग में ए बी बी ए और सेसेट थीमिंग में सी डी ई अथवा सी डी सी आमतौर पर पाया जाता है किसमें? तो ये पाया जाता है किसमें भैया? ये किसमें पाया जाता है? ये पेट्राचन सोनेट में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोनेट्स इन अ सीक्वेंस। प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भैया, प्रश्न क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोनेट्स इन अ सीक्वेंस, यानी कि निम्न में से कौन सा अनुक्रम में सोनेट का उदाहरण है इनमें से, बताएं। तो इसमें से कौन सोनेट का उदाहरण है भाई? ऑप्शन जो चारों दिए गए हैं इनमें से एस्ट्रोफिल और स्टेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोफिल और स्टेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाई इज हेनरी हावर्ड फेमस, बताएं। हेनरी हावर्ड फेमस क्यों है, क्यों थे, बताएं। हेनरी व्हाई इज हेनरी हावर्ड फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश सोनेट, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश सोनेट से परिचित करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द टर्म्स ओटावा एंड मतलब की सेस्टेट, द टर्म्स ओटावा एंड सेस्टेट आर अप्लाइड टू, बताएं। प्रश्न इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये टर्म्स जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं या किसके लिए अप्लाई करते हैं? तो शेक्सपियरियन सोनेट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एन एल्गीज पोयम ऑफ, एन एल्गीज पोयम ऑफ बताएं। यानी कि एक जो शोक गीत कविता होती है, एल्गी माने शोक गीत कविता, तो एक शोक गीत कविता जो होती है किस प्रकार की कविता होती है? तो ये होती है सीरियस म्यूजिक, सीरियस म्यूजिंग और ऑफ लेमेंट फॉर अ पर्सन और पर्सन्स, मतलब कि ये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए गंभीर चिंतन या विलाप की कविता होती है, ठीक है, शोक गीत कविता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द बैलेड रिटन बाय जॉन कीट्स इज, यानी इनमें से कौन जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक प्रकार से बैलेड है? बैलेड का मतलब क्या होता है? एक गीत टाइप का होता है बैलेड, ठीक है, गाथा गीत या गीत। तो बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बैलेड क्या होता है? ये नरेटेड इन वर्स होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बैलेड इज टेल नरेटेड इन वर्स, क्लियर? ये बताएं, द बैलेड रिटन बाय जॉन कीट्स इज, तो इनमें से कौन सा बैलेड जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है? तो ही बेले डेन सेंस मर्सी, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द बैलेड रिटन बाय टेनिसन वाज, रिचर्ड टेनिसन ने कौन सा बैलेड इनमें से लिखा है? तो टेनिसन का बैलेड कौन सा इनमें से भाई? लेडी ऑफ सालोट, यानी सालोट की महिला, ऑप्शन नंबर लेडी ऑफ सालोट, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एपिक इज आल्सो कॉल्ड, एपिक इज आल्सो कॉल्ड, एपिक को जाना जाता है, एपिक को हेरोइक पोएम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द एंशियंट ग्रीक एपिक इलियड वाज रिटन बाई, यानी कि जो सबसे प्राचीन एपिक है, ठीक है, इसको एपिक है इलियड, उसको किसने लिखा है? इलियड को लिखा है होमर ने, इलियड और ओडिसी दोनों पुस्तकें होमर की हैं। अगला प्रश्न, द ओडिसी, प्रश्न है अगला, द ओडिसी इज रिटन बाई, ओडिसी किसने लिखी है? तो ओडिसी लिखी है होमर ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इलियड और ओडिसी दोनों इसी की है। अगला प्रश्न, द अर्लीस्ट एपिक इन इंग्लिश इज, बताएं, यानी प्राचीन जो है एपिक अंग्रेजी में कौन सा इनमें से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द अर्लीस्ट, यानी कि द अर्लीस्ट एपिक इन इंग्लिश इज, तो आपका हो जाएगा बियोवुल्फ, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पैराडाइज लॉस्ट द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ जॉन मिल्टन वाज पब्लिश्ड, यानी जो जॉन मिल्टन का महानतम एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, उसका प्रकाशन कब हुआ? तो उसका प्रकाशन कब हुआ था भाई? फटाफट से आप लोग बताने के प्रयास करेंगे। 1667 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1667। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लिरिक वाज ब्रॉट इन द इंग्लैंड फॉर्म, बताएं, लिरिक को इंग्लैंड से लाया गया था किसके द्वारा? लिरिक वाज ब्रॉट इन द इनटू इंग्लैंड फ्रॉम, इटली से लाया गया था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। द इंग्लिश रेनेसा वाज अ ग्रेट एज फॉर, यानी कि जो इंग्लिश पुनर्जागरण है ये किसके लिए एक प्रकार से महान बताया जाता है? बताएं, तो ये गीत काव्य के लिए, यानी कि लिरिक पोएट्री के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लिरिक वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाई, इंग्लैंड में लिरिक को का परिचय किसने करवाया? इंग्लैंड में लिरिक से परिचय किसने करवाया था? तो थॉमस वाट, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द फर्स्ट जो है एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिरिक्स एंड सोनेट वाज, बताएं, द फर्स्ट एंथोलॉजी, मतलब कि ये बताएं, प्रश्न आपसे है कि अंग्रेजी गीत और सोनेट का पहला संकलन कौन सा था? द फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिरिक एंड सोनेट्स वाज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल्स मिसक्लेनी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, इन विच वर्क डिड दांते फर्स्टली यूज ट्रेजारिमा, बताएं, इन विच वर्क डिड, यानी कि जो एक प्रकार से ट्रेजारिमा है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, किस कार्य के लिए किया गया था? तो डिवाइन कॉमेडी दांते की पुस्तक है, उसी में इन्होंने जो है ट्रेजारिमा का प्रयोग किया था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्हिच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ ट्रेजारिमा, बताएं, व्हिच कंट्री
प्रश्न बढ़िया है। विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ ट्रेजारिमा? ट्रेजारिमा की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो इटली से हुई है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इन विच कंट्री डिड ट्रेजारिमा बिगेन? यानी जो है दोबारा से किस कंट्री में, मतलब कि ये बताएं ट्रेजारिमा की शुरुआत जो है वो इटली में कब से हुई? तो ये 13वीं सेंचुरी से हुई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिलेबल लाइन वर ट्रेजारिमा ओरिजिनली रिटन? मतलब कि आपसे कह रहा है कि ट्रेजारिमा में मूल रूप से कितने शब्दांश रेखा थे या होते हैं, बताएं। ट्रेजारिमा में कितने शब्दांश रेखा होते हैं, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 11 सिलेबल लाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सिलेबल लाइन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चौसरियन स्टेंजा विज वाज फर्स्ट यूज्ड बाई? बताएं, इस चौसरियन जो छंद है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो चौसरियन स्टेंजा वाज फर्स्ट यूज्ड बाई जेफ्री चौसर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जियोफ्री चौसर ने इसका प्रयोग पहले किया था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौसरियन स्टेंजा इज आल्सो कॉल्ड? चौसरियन स्टेंजा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राइम रॉयल भी कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, राइम रॉयल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन? बताएं, राइम रॉयल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, इसका मतलब प्रयोग कब किया गया था या पहली बार ये सामने कब आया रॉयल राइम वाज? तो ये 14th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। अगला प्रश्न आप देखेंगे, द ओटावा रीमा वाज द फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड बाई? बताएं, ओटावा रीमा का प्रयोग जो है सबसे पहले इंग्लैंड में कब, मतलब किसने प्रयोग किया, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था सर थॉमस वाट के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ड्रेडेंस अबसालोम एंड जो है एचिटोलोफिल इज? बताएं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई, प्रश्न आपसे पूछा गया जो है ट्राइडन का जो अबसालोम और जो है अचितोफेल है वो क्या है? बताएं, अबसालोम एंड अचितोफेल इज ड्राइडन का वो क्या है? एन एलेगोरी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पिंडरवाज यानी बताए पिंडर जो थे वो कहाँ, मतलब पिंडर थे तो थेल्स के मूल निवासी थे, ये अ नेटिव ऑफ थेप्स, थेप्स के मूल निवासी थे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हु वाज लैटिन काउंटर पार्ट ऑफ पिंडर? बताएं, पिंडर का लैटिन प्रतिरूप कौन था? तो पिंडर का लैटिन प्रतिरूप जो था वो था होरोस, ठीक है, होरेस, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलें, प्रश्न है, हु यूज्ड स्पेंसेरी, मतलब कि स्पेंसेरियन स्टेंजा आफ्टर स्पेंसर्स डेथ? यानी कि स्पेंसर की मृत्यु के बाद या उनकी मृत्यु के बाद स्पेंसरियन स्टेंजा का प्रयोग किसने किया था? जॉन मिल्टन ने, शेक्सपियर ने, या जो है सेली ने, या नन ऑफ द एबव, किसी ने नहीं इनमें से? बताएं, तो हु यूज्ड स्पेंसरियन स्टेंजा आफ्टर स्पेंसर्स डेथ? तो किसने किया था? सेली ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ 9 लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा? बताएं, व्हाट इज द नेम, यानी जो है 9 लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा, 9 जो 9 लाइन का जो स्पेंसरियन स्टेंजा है इसको किस नाम से जानते हैं? बताएं, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं अलेक्जेंड्राइन के नाम से, अलेक्जेंड्रेन, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंड्रिन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, हु लव्ड स्पेंसरियन स्टेंजा मोस्ट? बताएं, मतलब कि स्पेंसरियन स्टेंजा को कौन पसंद करते हैं या कौन ज़्यादा एक प्रकार से प्रयोग में लाते हैं? तो हु लव्ड स्पेंसरियन स्टेंजा मोस्ट कौन से कवि? तो पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज, यानी जो रोमांटिक एज के कवि हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द फाइनल लाइन इन स्टेंजा हैज अ ब्रेक ऑन पॉज कॉल्ड? बताएं, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द फाइनल लाइन इन स्टेंजा
हैज़ अ ब्रेक ऑन पॉज कॉल्ड, यानी कि छंद में अंतिम पंक्ति पर विराम कहा गया है। तो ये जो है इसमें चौसर को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा चौसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाउ मेनी फीट्स आर दियर इन अलेक्जेंड्राइन, यानी कि अलेक्जेंड्रिन में कितने फीट्स होते हैं। तो अलेक्जेंड्रिन में कितने फीट्स होते हैं, 6 फीट होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा, बताएं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा, बताएं। कितने एक प्रकार से हाउ मेनी, प्रश्न क्या है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम जो है मतलब राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेरियन स्टेंजा में कौन सी राइमिंग स्कीम होती है। तो इसमें होती है आपकी ए बी सी और बी सी, ए बी बी सी। ठीक है, ए बी सी ये जो होता है स्पेंसरियन स्टेंजा की स्कीम राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। राइमिंग स्कीम जानते हैं क्या होता है, जैसे हिंदी में आपका होता है मंगल भवन मंगल हारी, तो वहाँ पर हारी मिल गया आपका। ठीक है, जैसे कि मात्रा का जो एक प्रकार से मेल होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा हारी हिंदी में। ठीक है, अब हारी पे डबल मात्रा, तो यहाँ पर आपका ये हो गया गुरु और यहाँ पर भी गुरु हो गया। ठीक है, तो ये 4 मात्राएं हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर ये चलता है ए बी बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम जो है स्पेंसरियन स्टेंजा की कौन सी है, ए बी और बी सी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हाउ मेनी लाइन्स डज अ स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ। प्रश्न बढ़िया है, आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हाउ मेनी लाइन्स डज अ स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट, यानी कितने लाइन का प्रयोग एक प्रकार से स्पेंसरियन स्टेंजा में कंसिस्ट है। तो 9 लाइन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सोनेट राइम्स एज ए बी सी और ई। ये एक प्रकार से किस में प्रयोग करते हैं, ए बी सी मतलब सी डी। ठीक है, ये किस में प्रयोग होता है, ये स्पेंसरियन सोनेट में प्रयोग होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न पूछा जा सकता है हु फर्स्ट यूज्ड ट्रेज़ारिमा। ट्रेज़ारिमा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो दांते ने किया था डिवाइन कॉमेडी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाउ मेनी लाइन्स आर दियर इन ट्रेज़ारिमा। ट्रेज़ारिमा में कितनी लाइन होती हैं, तो 3 लाइन होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चेन राइम इन ट्रेज़ारिमा, यानी कि कौन सी श्रृंखला होती है इसमें। ठीक है, बताएं कौन सी श्रृंखला होती है इसमें, इस राइम में ट्रेज़ारिमा में, बताएं इनमें से। तो इनमें से श्रृंखला होती है बी सी डी सी और डी ई डी, ये वाली होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है व्हाट इज द सीसेट राइमिंग ऑफ ट्रेज़ारिमा, बताएं। ट्रेज़ारिमा का जो सीसेट होता है, बताएं ट्रेज़ारिमा की सीसेट लय क्या है। तो ट्रेज़ारिमा की जो सीसेट लय है वो होती है आयम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से आपके। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है हु डिवाइज्ड द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बताएं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक आलोचना का जो शब्द है किसने प्रतिपादित किया, बताएं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। हु डिवाइज्ड द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यानी व्यवहारिक आलोचना शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो इसको किसने प्रतिपादित किया था भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आई ए रिचार्ड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज जो है रेटोरिक। रेटोरिक क्या है, व्हाट इज रेटोरिक। रेटोरिक जो होता है आपका वो क्या होता है भाई, रेटोरिक होता है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट इंटेंडेड इफोर्ट मतलब इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, मतलब कि जो दर्शक होते हैं उन दर्शकों पर इच्छित प्रभाव पैदा करने के लिए भाषा का जो रणनीतिक प्रयोग होता है, भाषा का एक प्रकार से
जो एक रणनीतिक प्रयोग होता है, स्ट्रेटेजिक जो है यूज़ होता है, यानी कि एक रणनीति के तहत जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं दर्शकों पर प्रभाव डालने के लिए, जो हम प्रभाव चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं रेटोरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिमिलरिटी ऑफ साउंड बिटवीन वर्ड्स और सिलेबल्स इज कॉल्ड। प्रश्न आपसे पूछा गया सिमिलरिटी ऑफ साउंड बिटवीन वर्ड्स और सिलेबल्स इज कॉल्ड, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि शब्दों या अक्षरों के बीच ध्वनि की समानता क्या कहलाती है। तो शब्दों या अक्षरों के बीच ध्वनि की जो समानता होती है उसको क्या बोलते हैं भैया, उसी को तो बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसी को राइम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको, शब्दों या अक्षरों के बीच ध्वनि की समानता को राइम बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था मंगल भवन मंगल हारी, तो एक में हारी आ रहा है और द्रव से दूसरा सब्जेक्ट बिहारी, एक में बिहारी आ रहा, तो उसमें भी आप देखेंगे बिहारी, यहाँ पर ध्वनि भी ठीक है और शब्द और ये सब एक जैसे आ रहे हैं, तो यही आपका राइमिंग वर्ड होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अ सिलेबल इज अ, सिलेबल क्या है, सिलेबल एक वावेल साउंड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, स्वर ध्वनि है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अ कपलेट कंप्रेजिंग जो है डेक्टिलिक हेक्सामीटर फॉलोड बाई अ पेंटामीटर। प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक कपलेट को लेकर के प्रश्न है कि एक दोहा जो होता है, एक कपलेट जो होता है जिसमें एक जो है डेक्टिकली मतलब कि डेक्टिलिक हेक्सामीटर और उसके बाद एक पेंटामीटर शामिल होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको एलियाक मीटर बोलते हैं, एलिजिक मीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एलिगियाक मीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एक ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चा आदमी का पिता है, इस किसका उदाहरण है। तो बच्चा एक प्रकार से आदमी का पिता है, ये जो है हाइपरबोल है नहीं, ये जो है एपिग्राम, ये अलंकारों का प्रयोग है। ठीक है, तो ये ऑक्सीमोरन है या फिर जो है अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब होता है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति। एपिग्राम जो है इसमें आपको पड़ेगा। ठीक है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये एपिग्राम यहाँ पर जो है अलंकार होगा। ठीक है, एपिग्राम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न, जेम्स आई वाज द बिगेस्ट फूल इन जो है क्रिश्चियन डॉर्न, यानी आपसे कह रहा है कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो है जेम्स प्रथम ईसाई जगत का सबसे बुद्धिमान मूर्ख था। ये एक प्रकार से इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका होगा पर्सोनिफिकेशन, यानी व्यक्तिकरण अलंकार, यानी पर्सोनिफिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाउ हाई हिज हॉनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड, ये बताएं इसमें कौन सा अलंकार होगा। इसमें आपका जो है एलिट्रेशन आपको दिख रहा है कि भाई इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा। व्यंजन वर्डों की आवृत्ति यहाँ पर जो है आपकी बहुत ज़्यादा, एच 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 सभी में एच से शुरू है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शेक्सपियरियन गॉट मैरिज्ड एट द एज ऑफ, मतलब कि जो विलियम शेक्सपियर थे इनकी शादी कब हो गई थी, विलियम शेक्सपियर की शादी कितने वर्ष पर हो गई थी। तो विलियम शेक्सपियर की शादी की अगर बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर की शादी कब हो गई थी, विलियम शेक्सपियर की एक प्रकार से जन्म कब हुआ था, 1564 में इनका जन्म हुआ था। इनकी शादी किससे हुई थी, एनी एनी हैथने से इनकी शादी हुई थी, और एक प्रकार से इनकी शादी 18 वर्ष की एज के जब ये थे तब हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एनी हैथवे वाज, एनी हैथवे थी, एनी हैथवे द वाइफ ऑफ शेक्सपियर, ये शेक्सपियर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। शेक्सपियर्स ड्रामेटिक कैरियर कवर्स रफली अ पीरियड ऑफ, बताएं। प्रश्न बड़ा अच्छा है कि शेक्सपियर का नाटकीय करियर
शेक्सपियर का नाटकीय कैरियर लगभग एक अवधि तक फैला, कितने वर्ष तक? तो शेक्सपियर का जो नाटकीय कैरियर रहा है ये लगभग 20 वर्षों तक फैला। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शेक्सपियर बॉट हिज हाउस, शेक्सपियर ने घर खरीदा था कब? शेक्सपियर ने नया घर कब खरीदा? तो शेक्सपियर ने नया घर खरीदा था भैया 1597 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द नेम ऑफ द हाउस ही बॉट वाज, यानी जो शेक्सपियर ने घर खरीदा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था न्यू प्लेस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, नया महल। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड शेक्सपियर शेक्सपियर्स सन हेमेंट डाई, बताएं। शेक्सपियर का जो लड़का था हेमेंट, वो कब उसका निधन हो गया था? तो हेमेंट का निधन हुआ था, हेमनेट, हेमनेट का निधन हुआ था 1596 में, 1596। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वीन एलिजाबेथ डेड इन, क्वीन एलिजाबेथ का निधन कब हुआ था? 1603 में हुआ था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन, बताएं प्रसिद्ध ग्लोब थिएटर कब बनाया गया था? तो प्रसिद्ध ग्लोब थिएटर जो बनाया गया था वो 1599 में बनाया गया था, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मतलब गॉड गिफ्टेड इनकी ऑर्गन वॉइस थी इंग्लैंड की, ये किसने कहा था? इनको कौन बोलता था, बताएं। जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में। ठीक है, और ये एक प्रकार से हु इज कॉल्ड ब्लाइंड बोर्ड ऑफ एपिक, तो इनको मिल्टन को ही कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनकी पुस्तकें बड़ी फेमस हैं। ओके, प्रश्न आपसे पूछा गया, हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, इनको कौन ये बोलता था? टेनिसन, रिचर्ड टेनिसन इनको बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ मेनी लाइट इज स्पेंट इज द लाइन ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाई, बताएं। तो मिल्टन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपसे कह रहा है कि जब मैं विचार, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी रोशनी कैसे खर्च होती है, तो एक ये अंधापन की पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो रचना है ये जॉन मिल्टन की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट इज टेकन फॉर्म, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बट मतलब पेशेंस यानी जो धैर्य होता है वो स्थिर होता है, इज टेकन फॉर्म ये किससे लिया गया है? मिल्टन्स के रचना ऑन हिज ब्राइटनेस से धैर्य दिया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द पेट्रार्चन फॉरी वाज लेटर यूज्ड बाई, पेट्रार्चन फारी का उपयोग बाद में किया गया, किसके द्वारा? पेट्रार्चन फारी का प्रयोग बाद में किसके द्वारा किया गया? शेक्सपियर के द्वारा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। जॉन मिल्टन डेड इन द ईयर, जॉन मिल्टन का निधन कब हुआ था? 1674 यानी कि 1674 में इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मिल्टन जो है स्टडीज एट, मिल्टन की जो स्टडी हुई है कहाँ से हुई है? तो क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से इनकी जो है पढ़ाई हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन विच ईयर डिड मिल्टन टेक हिज बीए, मतलब कि इन्होंने बीए के लिए कब प्रवेश लिया था? 1629 में बीए के लिए प्रवेश लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मिल्टन गेट बीए, यानी कि उन्होंने बीए की डिग्री कब प्राप्त करी थी? तो 1632 में बीए की डिग्री प्राप्त करी थी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन वाज अलेक्जेंडर पोप बॉर्न, यानी अलेक्जेंडर पोप जो थे इनका जन्म कब हुआ था? अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 में हुआ था, मृत्यु 1744 में, यानी कि 1688 में जन्म लिए, 1744 में इनकी मृत्यु हो गई थी अलेक्जेंडर पोप की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इनका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, इनका जन्म 1688 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हेन वाज अलेक्जेंडर पोप डेड, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1744 में इनकी मृत्यु होती है, कब? 1744 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
विच डिसीज अफेक्टेड अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो है ये किस बीमारी से ग्रसित हो गए थे? तो ये ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द बोन, यानी हड्डी में टीबी हो गई थी इनके। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेकंड मोस्ट कोटेड राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज आफ्टर शेक्सपियर। मतलब शेक्सपियर के बाद दूसरा सर्वाधिक जो उत्कृष्ट लेखक हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो कौन हुआ है? तो वो अलेक्जेंडर पोप हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट अलेक्जेंडर पोप, इफ पोप बी नॉट अ पोएट वेयर इज ट्रू पोएट्री टू बी फाउंड। बताएं, हु सेड अबाउट अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप के बारे में किसने ये कहा था कि इट पोप बी नॉट अ पोएट वेयर इज ट्रू पोएट्री टू बी फाउंड। ये किसने कहा था अलेक्जेंडर पोप के बारे में कि यदि पोप कभी नहीं होंगे तो सच्ची कविता कहाँ मिलेगी? ये किसने कहा था? ये डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि अगर पोप जो होंगे, पोप अगर जो है यदि पोप कभी नहीं होते तो सच्ची कविता, मतलब अगर नहीं होते या नहीं होंगे तो सच्ची कविता कहाँ मिलेगी, ऐसा डॉक्टर जॉनसन का कहना था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का प्रश्न है, वेयर वाज अलेक्जेंडर पोप बॉर्न। अलेक्जेंडर पोप का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? वेयर वाज, बताएं कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? भाई लंदन में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म किसको किसको कहा जाता है? प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर पोप को कहते हैं। प्रोफेसर एटन ने इसको कहा, मतलब प्रोफेसर एटन ने अलेक्जेंडर पोप को प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म कहा था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी प्रश्न आपका आ सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत के बाद में ये वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ अपने, फटाफट से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू।